तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस बीच में मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिया है, जैसे कि न्यूट्रॉन रेज के बाद बारी थी मॉडल्स ऑफ एटम। जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अपने अपने हिसाब से एटम को रिप्रेजेंट किया था, उनके हिसाब से एटम कैसा होता उसके साथ, और वैसा उस हिसाब से उन साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कुछ मॉडल दिया था, जिसका कि एक एग्जाम्पल था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम जो है एक वाटरमेलन की तरह है। जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर में सीड्स बिखरे रहते हैं, उसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जनरेटेड रहते हैं, और जितना इसका नेगेटिव चार्ज है उतना पूरा चार्ज जो है उसके पूरे आउटर सरफेस का पॉजिटिव में होगा, ताकि वो एटम न्यूट्रल रहे। तो इसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है पहले भी। तो उन्होंने अपने थॉमसन का जो मॉडल ऑफ एटम था वो उन्होंने अपने इस एटम को वाटर मिलन से कंपेयर किया था, या फिर केक से कंपेयर किया था कि केक का आउटर बाउंड्री जो है वो पॉजिटिव स्फीयर की तरह वर्क करेगा अगर मैं केक को एक एटम मान लूँ तो। और जो उसके अंदर जो पडिंग्स का मतलब जो वो जो हम लोग जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसको सजाने के लिए, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह या फिर चेरी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जो है जैसे केक के बीच बीच में वो सारा चीज़ बिखरा रहता है, उसी तरीके से एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बिखरा रहता है, और पूरा नेगेटिव चार्ज पूरे सारे पार्टिकल्स का मिला के टोटल जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज उसके आउटर बाउंड्री का होगा। इस तरीके से उनका मॉडल था थॉमसन जी का। इसके बाद जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने चूंकि मैं उसको भी डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि उसको भी आपने कहीं ना कहीं 9th में पढ़ा है, वैसे ही चीज़ है। रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने दिखाया कि जब उन्होंने एक अल्फा सोर्स के पार्टिकल से जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जनरेट किया, तो उन्होंने क्या किया, लेड प्लेट की मदद से इस सारे पार्टिकल्स को एक बहुत पतला गोल्ड फॉइल, आप जानते हैं गोल्ड फॉइल की खासियत, मेटल्स में सबसे खासियत इसकी यही है, हर मेटल का अपना कुछ ना कुछ खासियत है। तो इस मेटल की खासियत क्या है, ये सबसे ज़्यादा मैलिएबल है। मैंने 9th में भी बताया है बच्चों को, जो आप लोगों में से जो भी पढ़े होंगे 9th में, उसमें बताया था। यहाँ गोल्ड फॉइल यूज जो किया गया था वो इसी का यूज़ किया गया था कि इसकी क्वालिटी है कि ये बहुत ज़्यादा मैलिएबल, इसको हम चाहें तो बहुत पतला बना सकते हैं, इतना पतला कि एक 100 एटम का सीट कन्वर्ट कर लिया गया था उस समय में, केवल 100 एटम का सीट। आप सोच सकते हैं कितना पतला होगा। और अभी रिसेंटली 3 साल के आसपास हुई है समय को, ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इसका गोल्ड का 2D फॉइल बना लिया, मतलब इतना पतला जिसका थिकनेस है ही नहीं, बस मतलब उन्होंने केवल एक एटम्स का 2 अलग अलग डायमेंशन में वो तैयार कर लिया है। इतना पतला उन्होंने सीट तैयार किया, 2D सीट तैयार कर लिया उन्होंने, 2D फॉइल जनरेट कर लिया। तो इन्होंने भी गोल्ड फॉइल इसी का यूज़ किया, ये बहुत पतला है। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या जो भी जितने भी चार्ज पार्टिकल या नॉन चार्ज पार्टिकल कहाँ अरेंज है, तो उसके लिए हम जो भी एक्सपेरिमेंट करें पर्टिकुलर एक एटम पे हो। लेकिन जब मैं एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन से पास करा रहा हूँ, और अगर इसके पीछे बहुत सारे ऐसे एटम हैं, और वो जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली इसके ठीक पीछे ही मौजूद हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे या थोड़ा सा अलग अलग डायरेक्शन में मेंटेन हो। एक एटम्स का जो डायरेक्शन होता है अरेंजमेंट का, वो 2 तरीके का होता है, जो आप लोग 12th में पढ़िएगा। अगर मैं बात करूँ 3 डायमेंशन की, तो एक तो होता है स्क्वायर और एक होता है हेक्सागोनल। तो उन्होंने सोचा कि कहीं एटम्स ऐसा हुआ जो इरेगुलर वे में है, तो मान लीजिए एक एटम से पास कर भी जाएगा दूसरे एटम के न्यूक्लियस से, या फिर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से टकरा ही जाएगा, तो मुझे एक्जैक्टली एक एटम का आइडिया लगेगा नहीं कि इससे तो हो नहीं रहा है, इसके पीछे वाले से हो जा रहा है, मुझे आइडिया लग नहीं रहा कि एक्जैक्टली इस एटम की कंडीशन क्या है। तो उन्होंने इसी का बहुत पतला सीट तैयार कर लिया, बहुत पतला, एक गोल्ड का बहुत पतला सीट, जो एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक ऐसा रिजल्ट देगा जो एग्जैक्ट कंडीशन बता देगा एक एटम के अंदर का, ठीक है। और इस बीच में उन्होंने यूज़ किया था लेड प्लेट को। हम जानते हैं लेड प्लेट के बारे में खासियत, लेड प्लेट क्या करता है, जल्दी अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को पास नहीं होने देता, और साथ साथ ये बिखरने भी नहीं देता लेड पार्टिकल्स। जो भी इसके ऊपर पार्टिकल्स किसी डायरेक्शन से पड़ेगा, सारे पार्टिकल्स को कंसंट्रेट कर देगा और केवल एक डायरेक्शन में उसको पास करवाएगा। तो जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे केवल एक डायरेक्शन से पास होकर के निकल जाएंगे। ये है मेरा अल्फा सोर्स। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको पता है इसके बारे में। तो यहाँ से उन्होंने देखा कि जो उम्मीद थी उनको कि ये एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वैसा नहीं हुआ, एकदम रैंडम तरीके से बिखर गया। कोई एकदम नज़दीक, कोई बहुत ज़्यादा एंगल पे, कोई बहुत कम एंगल पे, और उम्मीद से उलट केवल एक रेज ऐसा था 20,000 या 12,000 रेज में से
केवल एक ऐसा रेज था जो वापस उसी पाथ पे आ रहा था, जो जिसने कहीं ना कहीं ये डिनोट कर दिया कि ऐसा नहीं है जैसा साइंटिस्ट कहते थे कि एटम के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इनके थ्रू जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि पूरा पूरा मास पार्टिकल और जितना भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक एटम के बहुत छोटे से सेंटर में, बहुत छोटे से वॉल्यूम में मौजूद रहता है। इतना बड़ा, मतलब इतना छोटा कि आप समझ लीजिए अगर एक 5 किलोमीटर रेडियस का एक स्टेडियम है, जो कि हम लोग नॉर्मली सोच भी नहीं सकते हैं 5 किलोमीटर रेडियस का एक स्टेडियम, तो अगर 5 किलोमीटर रेडियस का एक स्टेडियम है तो उसके बीच में रखा हुआ एक फुटबॉल या एक टेनिस बॉल जितना साइज है इसका, लगभग एटम के कंपैरिजन में 10 टू द पावर 5 टाइम्स छोटा बताया गया है न्यूक्लियस को। इस छोटे से न्यूक्लियस में अब सोचिए पूरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एकदम छोटे से जगह में एकदम एडजस्ट होगा तो एकदम चीज़ें डेंस हो जाएगी ना। तो ये सेंटर बहुत ज़्यादा डेंस था जहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स था। ये ऑब्टेन कैसे किया था उन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट या ये आइडिया, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स छोड़े, उन्होंने सोचा कि चूंकि अल्फा पार्टिकल्स हर जगह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन भी है मेरे पार्टिकल्स का वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। कुछ बहुत दूर, कुछ बहुत नज़दीक, कई सारे सीधे के सीधे पास कर गए और बहुत कम ऐसे थे जो वापस आए कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे, और 20,000 में से लगभग एक रेज ऐसा आ रहा था जो उसी पाथ पे वापस आया, यानी कि एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस बनाया अपने एक्चुअल और रिटर्निंग पाथ। तो ये चीज़ काफ़ी चौंकाने वाला था और काफ़ी सोच बदल देने वाला था। जो अभी तक हम सोचते थे कि एटम अंदर से सॉलिड, वैसा नहीं है, अंदर खोखला है, बस एक छोटा सा पॉइंट में सब कुछ है उसका। एक जैसे एक रावण का एक पूरा का पूरा जो वो था, उनका जो पूरा जीवन का आधार था, या क्या है, हम जैसे उनके पूरे लाइफ का जो एक मेन कंसंट्रेशन उनके केवल सेंटर एक उनके नाभि में था, उसी तरीके से एटम का पूरा जो हम मास पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल समझते हैं वो एकदम बीच में, और वो भी हमारे बॉडी साइज से कंपेरिजन है तो बहुत छोटा हो जाएगा। इतना छोटा था एक एटम का। तो ये एक्सपेरिमेंट, इनको बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट मिले। ये स्कैटरिंग जो रैंडम हुआ इसकी मदद से भी इन्होंने समझा कि पॉजिटिवली पार्टिकल्स के आसपास से जो रेज निकले हैं उसी में ये डायरेक्शन का डेविएशन हुआ है और वो बहुत कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक सेंटर में ही केवल मौजूद होता है। और इसके अलावा जो रेज वापस आया उसने कहीं ना कहीं ये बताया कि केवल सेंटर पे हिट करने वाला पार्टिकल ही, और पूरे एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटे से पार्ट में ये चीज़ दिखा। और जो रेज बहुत सीधे सीधे पास करके उस रेज ने कहीं ना कहीं ये बताया कि एटम्स अंदर से खोखला है, क्योंकि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इधर से उन्होंने एक न्यूक्लियस का तो थ्योरी दिया है, साथ में ये भी दिया कि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते हैं और जहां मर्जी उतने बड़े रेडियस में घूम सकते हैं, इतने बड़े रेडियस में घूम सकते हैं, इतने बड़े में घूम सकते हैं, जितना बड़ा मर्जी इलेक्ट्रॉन का वो उतना बड़ा रेडियस में कन्वर्ट हो सकता है, जो कहीं ना कहीं आगे जाके गलत हुआ बोर्स के मॉडल में, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है। हर एटम का अंदर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का अपना रेडियस फिक्स होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल फिक्स है। तो ये बात थी अल्फा पार्टिकल्स के मदद से खोजी गई न्यूक्लियस की। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बीच में मास नंबर, एटॉमिक नंबर, फिर उनके चार्ज पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन, ये सारा चीज़ें कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ, इसी का मैं नहीं बता रहा हूँ। और मास नंबर और एटॉमिक नंबर के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया है, तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगा ही नहीं उसका। वैसे भी आप लोग टैलेंटेड बच्चे लोग हैं, 2-3 तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और क्वेश्चन में हम लोगों ने इसके ऊपर कर ही लिया है कि पर्टिकुलर एलिमेंट में कैसे निकालें उसका चार्ज कैसा है। मास नंबर तो हम जानते हैं यहाँ पे लिखा जाता है, और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और वो यहाँ लिखा आता है। एटॉमिक नंबर एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू होती है, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है। और एक नॉर्मल एटम में प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। लेकिन अगर उस एटम के अंदर कोई चार्ज है तो दोनों में से कोई एक चीज कम होगा, तो जो वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन तो कम हो नहीं सकता, तो अगर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है यहाँ पे तो उसका मतलब उतना नेगेटिव चार्ज कम है, यानी उतना इलेक्ट्रॉन कम है, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो उतना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसके मदद से प्लस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कंपेरिजन में कितना गुना है, P माइनस ई करके, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके आप यहाँ चार्ज निकाल सकते हो। अगर ये प्लस में है तो प्लस में लिखना है, माइनस में है तो माइनस में लिखना है, कितना मिले वो यहाँ लिख देंगे तो वो
उनको इसके चार्ज वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्म में। यहाँ उसका चार्ज होगा, यहाँ उसका मास नंबर, यहाँ उसका एटॉमिक नंबर। आइसोटोप और आइसोबार के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। अगर एक ही परिवार के यानी एक ही एलिमेंट के अलग अलग जगह से उठाता हूँ मैं एटम, और उन एटम में जॉन डाल्टन थ्योरी के अगेंस्ट ये चीज़ दिख जाए कि मतलब बाकी प्रॉपर्टी ठीक है लेकिन मास अलग अलग है, तो वो दोनों एटम एक ही परिवार के हैं लेकिन दो अलग अलग जगह से उठाए एटम के अंदर मास नंबर अलग है, तो ऐसे दो एटम जो है उस परिवार के आइसोटोप कहलाएंगे। और वहीं उससे अलग आइसोबार क्या होता है, दो अलग अलग परिवार यानी दो अलग अलग एलिमेंट के एटम को अगर उठाओ और दोनों का मास सेम है तो वो आइसोबार कहलाता है। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और लगभग सभी परिचित ही होते हैं इसके। तो आइसोटोप के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 3 फॉर्म जो कि है प्रोटियम जिसके अंदर केवल प्रोटॉन है, इसका नाम प्रोटियम, ड्यूट्रियम जिसका मास 2 है, इसका ड्यूट्रियम, और ट्रिटियम जिसके अंदर 3 मास है यानी कि 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, उसके वजह से उसका नाम है ट्रिटियम यानी 3 मास वाला। लेकिन प्रोटियम और ट्रिटियम मोस्टली नॉर्मली हमारे हाइड्रोजन में नहीं मिलता, ये फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो कि सन में होगा, या फिर लिथियम को जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से चीज़ें मिलती हैं। लेकिन फिर भी ये 3 पॉसिबल आइसोटोप फॉर्म है। उसके उसी तरीके से क्लोरीन का भी होता है। क्लोरीन का 35 और 37 मास बहुत कॉमनली दिख जाता है। 25% क्लोरीन ऐसे हैं लगभग जो शो करते हैं अपना मास 37, जबकि हम एवरेज मास पढ़ते हैं 35.5, तो वो हम एवरेज करके निकालते हैं क्योंकि अधिकतर का मास 75% के आसपास का मास है आपका 35 और 25 के आसपास का है 37। हालांकि इसके बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, इस बीच में भी इससे थोड़े कम मास वाले भी, इससे ज़्यादा मास वाले भी लगभग 7-8 आइसोटोप होते हैं, लेकिन उनका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम है, तो उसको हम ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में नहीं या फिर उसका बहुत ज़्यादा परसेंट नहीं दिखता है। तो हाँ, ये हो गया हमारा आइसोटोप। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। कार्बन में भी कार्बन के नॉर्मल एटम्स जो दिखते हैं हमको उसमें मास नंबर 12 दिखता है, मोस्ट अवेलेबल आइसोटोप यही है। लेकिन जमीन के बहुत नीचे से जो डायनासोरों के समय का जो हड्डी है, अगर उनके एटम्स मिलते हैं तो उसके अंदर एनवायरनमेंट कंडीशन में बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में बदलाव आता है और रिजल्ट ये होता है। हम लोग बात करें मास नंबर, और मैंने जस्ट बताया मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर किसी 2 एटम को मैं कैसे कह रहा हूँ कि एक ही परिवार का अगर मैं 2 अलग जगह से ले रहा हूँ, उन दोनों का जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक एलिमेंट कैटेगरी में मैं अगर रख रहा हूँ, केमिकली मैं उसको एक परिवार का तभी मानूंगा जब दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा तो एक्सपेरिमेंट या जो रिएक्शन वगैरह है वो एक जैसे दिखाएंगे, तब वो एक परिवार का होगा। लेकिन यहाँ बदलाव किस में आ रहा है, तो यहाँ बदलाव आ रहा है मास नंबर में। तो वो किस वजह से आता है, तो मास नंबर में बदलाव किस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों की वजह से आ सकता है। जब प्रोटॉन नंबर बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाता है। तो ये तो हो गए आइसोटोप के एग्जाम्पल। आइसोबार के एग्जाम्पल आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था। आर्गन कैल्शियम दोनों का मास 40 होता है, बल्कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं फिर भी। और इसका एक ऐसा एग्जाम्पल भी है कि आप जानते हैं कार्बन 12 भी शो करता है मास, कार्बन 14 भी शो करता है, और एक्चुअली नाइट्रोजन एलिमेंट है जिसका मास लगभग 14 होता था। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 अलग अलग एलिमेंट, कार्बन के कुछ आइसोटोप नाइट्रोजन जैसा मास शो कर रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पे कार्बन का वो एटम जो है यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए आइसोबार भी बन जाता है। तो एक ऐसा एलिमेंट भी है जो खुद आइसोटोप भी है अपने परिवार का, और दूसरे एलिमेंट के लिए आइसोबार भी है, मतलब अपने परिवार से बेवफा है और दूसरे परिवार से चिपक गया है, उस टाइप का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो सारी बातों के हमारे बीच की। अब हम आते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को समझने के लिए कि जब हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो डेविएट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऐसा क्यों होता था, इसका कारण समझाया गया हमारे साइंटिस्ट मैक्सवेल द्वारा। मैक्सवेल जी ने ये चीज़ बताया ऐसा क्यों होता है। कहीं ना कहीं आपने 10th में भी इस चीज़ का यूज़ किया है। इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब आप वायर रखते थे तो वो भी करंट कैरिंग उसमें चेंज आता था। उन्होंने बताया एक्चुअली किसी भी बॉडी से दूसरे बॉडी में जो थर्मल एनर्जी पास हो रहा है वो एक नॉर्मल वेव नहीं होता है, वो एक इस तरीके से रेडिएशन फॉर्म में जाता है। और रेडिएशन मतलब क्या, एक ऐसा फॉर्म एनर्जी का जिसको ट्रांसमिट करने के लिए वैक्यूम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये उनका मेन थ्योरी नहीं था, मेन थ्योरी इसके आगे था। इन्होंने ये तो कह दिया कि ये थर्मल रेडिएशन है, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये कहा
कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। हम लोगों ने मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ी थी। मैक्सवेल ने कहा था जब भी एक चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, मोशन करेगा तो उसके अंदर से निकलता है, एक्सेलरेशन करेगा तो उसके अंदर से निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यही थ्योरी जब हम लोगों ने रदरफोर्ड की थ्योरी पे लगाई तो रदरफोर्ड का थ्योरी हो गया ब्रेक। चूंकि रदरफोर्ड ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है उसके अंदर, और उन्होंने ये नहीं कहा कि फिक्स पोजीशन में घूमता है, जो कि कहीं ना कहीं ये बात जनरेट करता है कि वो एक्सेलरेशन कर रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन कर रहा हो, चूंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल का फॉर्म में है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव है, तो चार्ज पार्टिकल। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, वो मैक्सवेल कौन, वो कोई दूसरे पड़ोसी देश के नहीं, हमारे यही साइंटिस्ट है वो मैक्सवेल, ठीक है। तो ये मैक्सवेल जी की थ्योरी जब हम लोगों ने इस पर लगाया तो वो थ्योरी के हिसाब से उनका कंडीशन ठीक नहीं बैठ रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन है वो मोशन भी कर रहा है, और अगर वो मोशन मतलब इस तरीके का मोशन कर रहा है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग, और वो थ्योरी सही थी। और अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो एक कंडीशन ऐसा जरूर आएगा जब उसके पास एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के पास उसकी एनर्जी कितनी है वो फिक्स होती है। तो अगर वो लगातार खर्च करेगा तो एक समय के बाद एनर्जी खत्म हो जाना चाहिए अगर वो एनर्जी निकाल रहा है तो। और अगर एनर्जी निकल गया तब तो प्रोटॉन उसको खींच लेगा, वो तब तक बाहर है, तब तक गोल गोल तभी तक वो घूम रहा है, दूर तक घूम रहा है जब तक उसके पास एनर्जी है। प्रोटॉन उसको खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, वो बाहर निकलने की कोशिश करके रखा हुआ। तो एक लिमिट तक वो अपने आप को भाग पाता है, उसके बाद उस लिमिट से ज़्यादा उसके पास एनर्जी नहीं, तो उस लिमिट पे वो अगर मूवमेंट करता है तो सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। लेकिन अगर वो एनर्जी लगातार लूज कर रहा है, जैसे आप लोग भी कई लोग लूज कर देते हैं, तो एनर्जी लूज करते करते आकर के उस न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। और कंडीशन ऐसा होना चाहिए जैसे एंटमैन के बॉडी में होता है, इतना बड़ा सा बॉडी श्रिंक करके छोटा सा हो जाता है, ऐसा तो कभी दिखता नहीं हमको, जो एटम जैसा है वैसे ही है। तो इस वजह से रदरफोर्ड की थ्योरी गलत हो गई कि भैया ऐसे क्यों नहीं हो रहा। इनकी थ्योरी जब हम आपके थ्योरी पे बैठाएं तो क्यों नहीं हो रहा, लेकिन इनकी थ्योरी गलत नहीं थी, इनकी थ्योरी ये थ्योरी करेक्ट थी। भले इन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी, इन्होंने पार्टिकल नेचर के बारे में नहीं बताया, लेकिन जो थ्योरी बताया वो गलत नहीं था, ठीक है। हमारे अधिकतर साइंटिस्ट के थ्योरीज को ना हम फील इसी कारण मान लेते हैं क्योंकि उनकी थ्योरी में आधी जानकारी होती है। इनकी थ्योरी में आधी जानकारी नहीं थी, थ्योरी में थी इनकी थ्योरी गलत नहीं थी, आधी जानकारी थी। इस वजह से बाद में पार्टिकल नेचर के बारे में बताना पड़ गया क्योंकि कुछ चीज़ें उससे पता नहीं चली। लेकिन इनके थ्योरी में क्या क्या चीज़ सामने आया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये जो थर्मल रेडिएशन है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में विदाउट मीडियम ट्रैवल कर रहा है, मतलब एक वैक्यूम में भी ट्रैवल कर पा रहा है, ये एक तरीके का वेव है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों पड़ा, उसका कारण इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहने का कारण यही था, इन्होंने कहा एक ऐसा रेडिएशन जो कि वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है और एनर्जी रेडिएट कर सकता है, उसको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन्होंने क्या कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कि ये सबसे पहले जो इन्होंने थ्योरी दिया कि एक इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो वो अपने अंदर से रेडिएशन, इस तरीके के रेडिएशन एमिट करता है जिसका कि रेडिएशन या वेव, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा वेव यूज होता है अगर विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट हो, ठीक है। वेव क्या है, एक ऐसा तरीका है जिससे एक बॉडी डायरेक्टली दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आए, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। इन्होंने कहा एक ऐसा वेव या एक ऐसा रेडिएशन जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी के थ्रू एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा है विदाउट मीडियम, ये जो है तब निकलता है जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है या एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा इस रेडिएशन की अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं यही तक आना चाहता था, इसलिए मैंने इतनी सारी बकवास कर दी। उन्होंने कह दिया कि जब एक इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उसके अंदर से रेडिएशन एमिट होता है और उस दौरान इसके अपने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हमको ये पता चल सके कि ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के आसपास में जब आएगा या फिर इसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये कहलाता है। मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना मिलेगा हमको, वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आप समझते ही हैं, एक पर्टिकुलर वो प्रॉपर्टी जिससे हमको ये पता चलेगी कि कितने दूर तक अपना अफेक्ट क्रिएट कर सकता है या इसका अफेक्ट कितना पावरफुल है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का।
तो इन्होंने ये बताया कि इसकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दोनों लगातार प्रोपोर्शन इसके प्रोपोगेशन के दौरान बदलते रहता है, वो भी एक दूसरे से 90 डिग्री के पाथ पे। मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इस तरीके से लगातार, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से ट्रेवल करेगी। अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो लगातार इस तरीके का इसका वैल्यू बदल रहा है, ग्राफ में इस तरीके का ग्राफ आएगा, ऐसा अप एंड डाउन, जो साइनोसीडियल जैसा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन इस तरीके से है। और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो वो इस डायरेक्शन, ये एक प्लेन हो गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये वो है फील्ड, वो डायरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट कर रहा था। मैग्नेटिक फील्ड इसके और इसके दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि एक तीसरे फील्ड में लगातार अपनी वैल्यू इस तरीके से, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे करते हुए लगातार प्रोपोगेट करता है। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से भी परपेंडिकुलर, यानी तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस वजह से इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू के अंदर लगातार डेविएशन लाने वाला एक रेडिएशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि इस रेडिएशन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ये कोई मैटर का रिक्वायरमेंट इसको नहीं पड़ता ट्रांसफर होने के लिए। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है लाइट। आप जानते हैं सन से लाइट यहाँ आता है, बीच में है वैक्यूम, एक इस तरीके का वेव है जिसको, जो साउंड या वाटर वेव से अलग है, जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है किसी मीडियम की, बिना मीडियम के भी आ जाएगा वहाँ से यहाँ, जिसका कि बेस्ट एग्जांपल है रियलिटी में सनलाइट। सनलाइट और अर्थ के बीच में हम जानते हैं स्पेस है, यानी वैक्यूम है जिसके अंदर कुछ नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है बट इसके पाथ में नहीं है, तो ये जो प्रोपोगेट करता है विदाउट एनी मैटर। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ साउंड की, तो साउंड को रिक्वायरमेंट होती है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्पेस में कभी ना कभी हमेशा कुछ ना कुछ चट्टान टकराता है, लेकिन हमको आज तक किसी चट्टान के टकराने की साउंड नहीं आई जो स्पेस से बाहर होता। वहीं हमारे अर्थ सरफेस के अंदर होता तो हम जरूर सुन पाते हैं। तो साउंड वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर वेव्स क्या होता है, जब आप पानी में पत्थर फेंकते हो जो गोला गोला रिंग बनना शुरू होता है, वो प्रोपोगेट करके वेव्स आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है, वहाँ की एनर्जी को आगे फैलाता है। तो इस दौरान भी उसको यहाँ अगर वो वाटर नहीं रहेगा तो ये वेव आगे जा नहीं पाएगा, उतने दूर में ही खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पे भी मीडियम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसा मीडियम है जिसको वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये उनका सेकंड पॉइंट था, नो मीडियम रिक्वायरमेंट। बार बार वैक्यूम बोल रहा हूँ, नो मीडियम रिक्वायरमेंट, या फिर जो कहूँ सीधा सीधा ये कैन ट्रेवल इन वैक्यूम विदाउट मैटर, कोई भी बिना मैटर के ट्रेवल कर सकता है। और फर्स्ट पॉइंट क्या था, इट हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड deviating in every half cycle and in perpendicular direction to each and with direction of electron। इलेक्ट्रॉन के प्रोपोगेशन से भी, इलेक्ट्रॉन के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन से भी परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ से बात आती है, ये दो पॉइंट, इस चीज पे अब हम अगर इलेक्ट्रॉन के उस थ्योरी में जाते हैं जो कि हम लोगों ने पहले देखा कि इलेक्ट्रॉन जब इस मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा था, दोनों में से कोई भी एक चीज देते थे तो वो डेविएट करता था। क्यों करता था, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि इसके पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो कि इससे प्रोपोगेशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा तो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन वही अगर आप इसी के डायरेक्शन में दे दीजिएगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उसमें कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं, वो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तब इंटरेक्शन होगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वो कंडीशन डिपेंड करता है आपने किस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, लेकिन जरूर डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि उस केस में ये दोनों एक्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये जब आप उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दे रहे हो, उसी तरीके से जब आप मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देंगे इसके प्रोपोगेशन से, तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है जो इसका प्रोपोगेशन का है। तो
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और आपने जो दिया उसमें इंटरेक्शन होगा। जैसे कि क्लास 10th में हम लोगों ने करंट मोटर के केस में पढ़ा था, वहाँ पे भी ऐसे ही होता था। तो यहाँ भी इंटरेक्शन होगा, उस केस की वजह से रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दे दिया, वो भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इस म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू, मतलब इसके ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन से दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो बनता है इन दिस वे, इस दोनों में अगर आपने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दिया और आपने एक्सटर्नल मतलब आपने नहीं दिया, इसका तो अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है इस दो डायरेक्शन में, अगर आपने इसी तरीके से दो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब एक ये और एक ये में अगर आपने सप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डाउनवर्ड ढकेला होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। दो ऑपोजिट तरीके का फोर्स लगेगा उस केस में और नेट इफेक्ट होगा 0। इस वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों मिल रहा था तो कोई चेंज नहीं आ रहा था। इसके बाद आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में इनकी थर्ड पॉइंट। इन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत सारे रेंज में मिलेगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, मतलब अलग अलग वेव के साइज का, मतलब वेव का लेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एक वेव का लेंथ कितना है, एक ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने में कितना लेंथ ट्रैवल कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर कितना सारा साइकिल कंप्लीट कर लिया। यानी एक तरीके से कह सकते हैं साइकिल बनने का स्पीड, ठीक है, कितना साइकिल या कितना वेव बन रहा है उसका स्पीड। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको दिखाई दिया कि इन्होंने बताया कि इसके बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे हम जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। और ये सारा जो इनके पास इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पूरा कलेक्शन था, या जो जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम जानते हैं, इन सभी के कलेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इन्होंने बताया, ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्होंने कहा कि इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे व्हाइट लाइट के 7 कलर को हम व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसी तरीके से एक्चुअली उसी तरीके से सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कहते हैं हम हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके अंदर क्या क्या आता है? तो इसके अंदर आता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ या फिर सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला। डायरेक्टली दोनों सीधा का सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये सारा है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका एक बहुत छोटा सा पार्ट हमारा लाइट, और हम जानते हैं लाइट का स्पीड है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही पार्ट लाइट भी है, तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये वैल्यू इतना ही है, और वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है ये वैल्यू। अगर ये कांस्टेंट है मेरा, और अगर इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये वैल्यू अपने आप डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला जो लाइट है वो है, जो रेडिएशन है वो है लॉन्ग रेडियो वेव। लॉन्ग रेडियो वेव का ही बड़ा वेवलेंथ वाला लॉन्ग रेडियो वेव। इसके बाद अगला जो है वो इसी पार्टी का है रेडियो वेव, ठीक है, जिसके अंदर दो कैटेगरी बन गया, FM और AM, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये आसपास के क्षेत्रों में, मतलब शॉर्ट रेंज का जो ट्रांसमिशन के लिए इसको यूज किया जाता है, और ये सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बारे में हम क्या जानते हैं? माइक्रोवेव्स वो वेव्स है जो मोस्टली ह्यूमन बॉडी के अंदर से रिलीज होता है। इसका यूज किया था जब कोई इंसान नहीं दिख रहा है, मतलब वो पता नहीं चल रहा है एक्जैक्टली उसका लोकेशन, हमको ट्रैक करना है, तो हम कैच करते हैं हमारे मशीन की मदद से, जिसमें माइक्रोवेव लोकेट होता है, ठीक है। जैसे कि जो भूकंप वगैरह में लोग दब जाते हैं तो उसके अंदर से निकलता है ह्यूमन बॉडी से माइक्रोवेव, तो मशीन कैच करता है कि किस जगह से आ रहा माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव दिखता नहीं है, इनमें से कोई वेव नहीं दिखेगा। इसके बाद इससे छोटा वेव जो है, इससे जस्ट छोटा वेव कौन सा आएगा? इससे जस्ट छोटा वेव होता है इंफ्रारेड वेव, वो इससे भी छोटा, वो भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद बहुत छोटे से रेंज के अंदर आता है विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, जिसको हम 7 कलर्स में पढ़े हुए एकदम डिटेल में, लेकिन वो बहुत छोटा सा पार्ट है इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो रेड होता है सबसे बड़े वेवलेंथ या सबसे छोटे फ्रीक्वेंसी वाला, और वायलेट होता है सबसे बड़े फ्रीक्वेंसी या सबसे छोटे वेवलेंथ वाला। तो विबग्योर जो है इस व्हाइट लाइट के अंदर का 7 अलग अलग रेडिएशन है, क्योंकि इनके भी सभी की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग है। जैसे इन सभी में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग थी, उसी तरीके से व्हाइट लाइट के अंदर भी इसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाला पार्ट है। तो ये जो पार्ट है यही तक हमको केवल दिखाई देता है, इससे इधर या इससे हमको कुछ दिखाई नहीं देता। रेड से बड़ा वेवलेंथ तो हो गया इंफ्रारेड, और रेड से बड़ा फ्रीक्वेंसी या छोटा वेवलेंथ हो गया, अगर ये इंफ्रारेड बना तो ये क्या बनेगा? अल्ट्रा वायलेट।
अल्ट्रावायलेट से जस्ट बड़ा, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया एक्स रेज और इसके बाद गामा या कॉस्मिक रेज। तो ये दोनों बहुत हाई फ्रीक्वेंसी और बहुत हाई एनर्जी वाला रेज होता है। इसके बारे में बाकी डिटेल हम अगली क्लास में करेंगे।